Hello guys and welcome to this machine learning tutorial. Till then we have seen introduction theory related to machine learning. हमने देखा था मशीन लर्निंग होता क्या है, मोस्टली मशीन लर्निंग के टाइप्स क्या है, अलॉन्ग विद दैट हमने जो लीनियर रिग्रेशन है उसकी भी जो थ्योरी थी मोस्टली सिंपल लीनियर रिग्रेशन की वो हमने यहाँ पे देखी थी. ओके. तो क्विकली अगर हम रिकैप करना चाहेंगे कि लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था, तो लेट मी ओपन माय नोटबुक हियर. सो लास्ट सेशन के अंदर हमने देखा था लाइक लीनियर रिग्रेशन इज नथिंग बट सुपरवाइज एमएल एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम. और उसके अंदर हमने देखा था कि ये इक्वेशन है जो यूज होता है लीनियर रिग्रेशन के फिटिंग में. ओके. और देन वी हैव सीन बेस्ट फिट लाइन, जो कि हमारा गोल होता है लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम जब हम बिल्ड करते हैं ना, तो उसका मेन गोल होता है बेस्ट फिट लाइन फाइंड करना. देन एक एग्जांपल भी हमने देखा था यहाँ पे. देन वी हैव सीन स्लोप. तो ये पूरा डिटेल में जो पार्ट है ये लास्ट वीडियो में हमने देखा था. और लास्ट वीडियो में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका थोड़ा सा इंट्रो हमने लिया था, वो था आपका एरर. तो थोड़ा सा इंट्रो जो हमने लिया था वो था आपका एरर. और एरर के लिए मैंने बताया था कि एरर को हम रेसिडुअल भी यहाँ पे बोलते हैं. एंड रेसिडुअल इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यूज एंड प्रिडिक्टेड वैल्यूज. तो ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में देखा था और अभी इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके जाने वाले हैं और एक नए कॉन्सेप्ट में इसको यूज करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. ओके. अलोंग विद दैट एरर के साथ साथ हमने दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी पढ़ी थी जो थी स्लोप की और इंटरसेप्ट की. तो स्लोप के बारे में हमने देखा था कि हाउ मच माई डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज फॉर अ यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके. तो मेरा y जो है वो कितना चेंज होगा x के साथ, ये एक टाइप का रिलेशन हम स्लोप के साथ यहाँ पे चेक कर सकते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट जो था पूरा इन डिटेल हमने लास्ट वीडियो में देखा था. अब इस वीडियो के अंदर हम आगे जाके एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं. उस कॉन्सेप्ट का नाम है इवैल्यूएशन मैट्रिक्स. तो सबसे पहले डेफिनेशन के साथ ही शुरू करते हैं, जैसे हम यूजुअली करते हैं वैसे ही यहाँ पे हम देखेंगे. तो यहाँ पे लेट्स सी व्हाट इज इवैल्यूएशन मैट्रिक्स. ओके. इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या होता है ये पहले देखेंगे, इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे. देन जो भी इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है हमारे जो रिग्रेशन के लिए यूज होते हैं वो सारे हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. ओके. सो लेट मी ऐड द सिंपल डेफिनेशन. तो आई विल यूज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन हियर. ओके. तो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स आर दी टूल्स. आप इन शॉर्ट उसको नंबर कह सकते हो रिग्रेशन के लिए. मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. Okay, so evaluation metrics are the tools or numbers which use to measure how good your model is for a given task and on the given data. Okay, डेफिनेशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर हो गए हैं. तो लेट मी ब्रेक डाउन दिस डेफिनेशन एज यूजुअल. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि आपका इवैल्यूएशन मैट्रिक्स एक ऐसा टूल है, एक ऐसा नंबर है जो यूज किया जाता है टू मेजर हाउ गुड योर मॉडल इज. ओके. तो आई विल हाईलाइट दिस पार्ट हियर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे कि आपका मॉडल जो है वो कितना सही तरीके से बना है, कितना सही तरीके से ट्रेन हुआ है, ये चेक करने के लिए इवैल्यूएशन मैट्रिक्स यूज किए जाते हैं. उसके बाद फॉर गिवन टास्क, यहाँ पे जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उसके लिए, और गिवन डेटा पे जो भी डेटा आपने दिया था उस डेटा पे वो जो गिवन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आपका मॉडल सही है या नहीं है, ये चेक करने वाली सिस्टम मतलब इवैल्यूएशन मैट्रिक. तो एक सिंपल डेफिनेशन में सारा कुछ कवर हो गया है. तो एक बार रिवाइज कर देता हूं. ऐसे नंबर्स होंगे जो आगे जाके हम देखने भी वाले हैं, जो आपको बताएंगे कि आपका मॉडल एक गुड मॉडल है उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए या बैड मॉडल है. दैट्स इट. और आगे जाके हम एक्सेल में इसका इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे और आगे जाके कोडिंग में भी इसका इंप्लीमेंटेशन देखेंगे. तो ये सारा पार्ट जो है ये आता है इवैल्यूएशन मैट्रिक्स के अंदर. बट इवैल्यूएशन मैट्रिक्स जो है ये क्या मेजर करता है, हमने यहां पे देखा टू मेजर हाउ गुड योर मॉडल इज. तो यहां पे जो चीज मेजर की जाती है वो है एरर.
ओके। एरर, तो यहां पे हमने देखा था एरर की डेफिनेशन, तो आई विल कॉपी दिस पार्ट हियर एंड आई विल पेस्ट हियर। सो हम एरर को चेक करते हैं, और एरर, डेफिनेटली एरर एक ऐसी टर्म है जो जनरली कम होनी चाहिए। ओके, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि आपका जो एरर है वो चेक करके हम डिसाइड करते हैं कि आपका मॉडल सही है या गलत है। ओके, और गिवन टास्क मतलब आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो, और गिवन डेटा मतलब जो डेटा हम यूज करेंगे मॉडल को ट्रेन करने के लिए। दैट्स इट। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और नॉट ओनली मशीन लर्निंग, हम यहाँ पे मशीन लर्निंग के अंदर इवेल्युएशन मैट्रिक्स तो देखते ही है, बट इवेल्युएशन मैट्रिक्स आपके डीप लर्निंग में भी आएंगे, इवेल्युएशन मैट्रिक्स आपके जनरेटिव एआई एप्लीकेशंस में भी आएंगे। तो हर वो सिस्टम जो हम बिल्ड कर रहे हैं इन द एआई, वो सिस्टम को चेक करने के लिए आपको कोई ना कोई इवेल्युएशन मैट्रिक्स होता ही है। तो यहाँ पे रिग्रेशन हम पढ़ रहे हैं अभी, तो रिग्रेशन के मैट्रिक्स अलग होंगे। आगे जाके जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसके अलग होंगे। देन उसके बाद अनसुपरवाइज के अंदर सिलर्ट स्कोर वगैरह, ऐसे अलग अलग मैट्रिक्स होते हैं। अगर आप ट्रांसलेशन वगैरह देखते हैं मॉडर्न जनरेटिव एप्लीकेशंस, तो उसके भी अलग अलग मैट्रिक्स होते हैं। बट विदाउट इवेल्युएशन मैट्रिक्स वी कैनॉट कंक्लूड दैट दिस मॉडल इज गुड और बैड। तो दिस इज द सिंपल इंट्रो रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इवेल्युएशन मैट्रिक्स। ओके, तो एक बार मैं समराइज कर देता हूं हम क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे। तो इन सिंपल, evaluation matrix is the number or tool which helps you to measure how good your model is। आपका मॉडल सही है या गलत है, ये चेक करने के लिए जो भी नंबर्स हम यूज करते हैं, जो भी टूल्स हम यूज करते हैं, दोज टूल्स आर कॉल्ड एज इवेल्युएशन मैट्रिक्स इन सिंपल केस। एक सिंपल एग्जांपल के साथ हम देखेंगे what is good model actually। okay, so let me check here। so suppose let's take an example। मैंने एक मॉडल बनाया है। okay, जो भी मशीन लर्निंग मॉडल होते हैं, एक मॉडल बनाया है, उसका काम है यहाँ पे स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन। तो उसको बहुत सारा पास्ट डेटा हमने दिया, पास्ट डेटा पे आपका मॉडल जो है वो भी ट्रेन हो चुका है, और अब उसको स्टॉक्स प्राइस प्रिडिक्ट करनी है। ओके, और जब ये मॉडल आपको प्रिडिक्शन देगा, तो आपका जो प्रिडिक्शन है वो मैच होना चाहिए एक्चुअल वैल्यूज के साथ। मतलब जो भी एक्चुअल इवेंट है उसके साथ आपका प्रिडिक्शन मैच होना चाहिए, उसको गुड मॉडल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे मॉडल जो है, गुड मॉडल इज मींस, गुड मॉडल के कुछ अगर हम पैरामीटर्स या कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखना चाहेंगे तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे गुड मॉडल्स मींस लेस एरर और मिनिमम एरर, ये सबसे बड़ी चीज है। तो इसी के साथ आपका मॉडल पता चल जाता है कि ये गुड मॉडल है या बैड मॉडल है। ओके, और अगर आपका मॉडल, आपने जिस पर्पस के लिए उसे बनाया वो पर्पस फॉलो ही नहीं करता है, वो पर्पस वहां पे सेटिस्फाई होता ही नहीं है, तो दिस मॉडल इज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड मॉडल। ओके, और गुड मॉडल, अगेन ये डेफिनेशन जो है ये भी इसी के साथ आती है कि आपका जो है एरर जो है वो सबसे कम होना चाहिए, सबसे कम या कम से कम होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि गुड मॉडल वो आपका रहेगा। ओके, तो कॉन्सेप्ट थोड़े से ऐसे लूप में आते हैं, और सारे कॉन्सेप्ट जो है एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। जैसे हमने देखा था एरर वाली टर्म, एरर की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी कि एरर इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू। बट यहाँ पे अगेन अगर हम पूरा बिगिनिंग से पढ़ रहे हैं, तो ये डेफिनेशन भी हमें पता होनी चाहिए कि एक्चुअल वैल्यू मतलब क्या होती है और प्रिडिक्टेड वैल्यू मतलब क्या होती है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज मीन्स गिवन वैल्यूज विच आर यूज्ड टू ट्रेन द मॉडल। ओके, तो ये वो गिवन डेटा होता है जो हमने मॉडल को दिया था ट्रेनिंग के लिए, उसको मोस्टली हम एक्चुअल वैल्यूज कहते हैं। और इसके साथ जो दूसरी डेफिनेशन है वो है प्रिडिक्टेड वैल्यूज। ओके, तो प्रिडिक्टेड वैल्यूज मतलब क्या, कि जैसे आपने मॉडल यहाँ पे बनाया है, मॉडल को कुछ डेटा आपने दिया है,
तो अब मॉडल से एक्सपेक्ट करेंगे कि उसके अंदर से हमें एक्यूरेट प्रिडिक्शन मिले। सो द वैल्यूज प्रिडिक्टेड बाय मॉडल, ओके, इट्स कॉल्ड एज प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो जो डेटा आप अल्गोरिदम को देते हो व्हाइल ट्रेनिंग, तो उसको हम एक्चुअल वैल्यूज कहते हैं, और उसके अगेंस्ट आपको जो वैल्यूज मिलती है फ्रॉम अल्गोरिदम, उसको हम प्रिडिक्टेड वैल्यूज कहते हैं। तो अगेन ये भी दो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे आती है, और ये दो वर्ड आगे जाके बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली इसको मेंशन कर दिया। अगेन आई विल यूज वन एरो टू कनेक्ट दिस ग्राफ। ओके, तो सारी चीजें यहाँ पे अभी हमारे सामने हैं, और यहाँ पे अब ये एग्जांपल जो लिया था मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, एक ऐसी टर्म, एक ऐसा टूल जो यूज किया जाएगा टू चेक वेदर योर मॉडल इज गुड फॉर अ गिवन टास्क, ओके, और गिवन डेटा, ऑन गिवन डेटा। तो गुड मॉडल क्या है? जिसका एरर कम है, और एरर की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यूज एंड प्रिडिक्टेड वैल्यूज, एंड एक्चुअल वैल्यूज आर नथिंग बट द वैल्यूज विच आर यूज्ड टू ट्रेन द मॉडल। वैल्यूज कह लो या फिर यहाँ पे डेटा कह लो, इन शॉर्ट। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन में वैल्यूज लिया था, इसीलिए हम यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं वैल्यूज, बट इन शॉर्ट यहाँ पे इनपुट डेटा कहा जाता है, और द वैल्यूज प्रिडिक्टेड बाय मॉडल्स, और यहाँ पे भी मेंशन कर देंगे डेटा प्रिडिक्टेड बाय मॉडल, दैट्स इट। तो ये पूरा एक, अभी इस ग्राफ के अंदर हम पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं इवेल्युएशन मैट्रिक्स की जरूरत क्या है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट जो होता है जब आप पढ़ते हो, तो आपको जनरली तीन टाइप से ही यूज करना होता है कि व्हाट क्या है, कि उस कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन हमने पढ़ ली कि ये ऐसे नंबर्स होते हैं, टूल्स होते हैं जो चेक करने के लिए यूज करते हैं मॉडल को। फिर क्यों यूज करना है? टू गेट द गुड मॉडल, क्योंकि आगे जाके ये चीजें भी पढ़नी है कि ठीक है आपने मॉडल बना दिया, तो मॉडल बनाना एक अलग चीज है। मॉडल बनाना मतलब आपने एल्गोरिदम सिलेक्ट कर लिया, बहुत सारे एल्गोरिदम है मशीन लर्निंग के अंदर, आपने ट्रेनिंग डेटा फीड कर दिया उसको, आपने ट्रेनिंग डेटा फीड करके उसके बाद आप चेक कर रहे हो एरर है। अगर आपका एरर कम आता है तो दैट्स गुड, आप उस मॉडल को यूज कर सकते हो रियल वर्ल्ड यूज केसेस के लिए, या फिर उसको प्रोडक्शन में लेके जा सकते हो, डिप्लॉय किया जा सकता है। बट अगर वो एरर कम नहीं है, बहुत ज्यादा एरर आ रहा है, तो उसके बाद भी नेक्स्ट स्ट्रेटेजीज हमें यूज करनी पड़ती है, जो आगे जाके हम देखेंगे, लाइक हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग हो गया, या फिर हम उसके जैसे हाइपर पैरामीटर एक कॉन्सेप्ट होता है जो बहुत बार यूज किया जाता है, नहीं तो फिर दूसरे कॉन्सेप्ट में फीचर सिलेक्शन हो गया, या फिर प्री प्रोसेसिंग जो होता है, डेटा क्लीनिंग वगैरह, ये सारी पार्ट फिर से करने पड़ते हैं। तो ये एक लूप वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाता है। बट अभी के लिए नाउ लेट्स फोकस ऑन इवैल्यूएशन मैट्रिक्स फर्स्ट एंड बेसिक मॉडल। पहले पूरा हम बेसिक देखेंगे, देन हम जैसे आगे जाएंगे हम ये सारे कॉन्सेप्ट आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अभी के लिए जस्ट बी ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन मैट्रिक्स फॉर रिग्रेशन। ओके, तो ये पूरा रिग्रेशन के लिए कॉन्सेप्ट आता है। अब हम एक स्टेप आगे जाएंगे और देखेंगे कि एक्चुअली मैट्रिक्स होते कौन से हैं जो रिग्रेशन इवेल्युएट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो उसमें से लेट मी चेक। ओके, तो मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेता हूँ एक एक मैट्रिक्स को भी। तो सबसे पहला मैट्रिक्स जो यहाँ पे आता है, आई विल यूज, ओके, तो लेट मी कंटिन्यू। तो इवेल्युएशन मैट्रिक्स में जो सबसे पहला इवेल्युएशन मैट्रिक्स हमें पढ़ना है, वो है यहाँ पे मीन स्क्वेयर्ड एरर। ओके, तो सबसे पहले आप एक लिस्ट डाउन कर लेते हैं सारे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, देन उसके बाद हम वन बाय वन उनका इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे, और उनको कैसे यूज किया जाता है, किस टाइम पे कौन से मैट्रिक्स को यूज किया जाता है, ये भी सारी चीजें हम वहां पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लेट्स क्रिएट द लिस्ट। फर्स्ट इज मीन स्क्वेयर्ड एरर। पहला मेरा जो मैट्रिक्स है यहाँ पे वो है मीन स्क्वेयर्ड एरर। ओके, और उसको शॉर्ट हम एमएसई कहते हैं। दूसरा मेरा मैट्रिक्स जो है वो है रूट मीन, ओके, SQUARED स्क्वेयर, ओ माय गॉड, एरर। ओके, तो और तीसरा जो है मेरा वो है मीन
एब्सोल्यूट एरर, देन R2 स्कोर और एडजस्टेड R2 स्कोर। तो ये 5 वो मैट्रिक्स है जिसकी बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं वेदर आवर मशीन लर्निंग मॉडल इज गुड और बैड मॉडल। ओके, तो मीन स्क्वेयर्ड एरर, रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर, उसको आरएमएसई भी कहा जाता है, आरएमएसई। देन उसके बाद तीसरा जो है मेरे पास वो है एमएई, और ये R2 स्कोर, इसको इन शॉर्ट हम R2 कहते हैं, और आपका ये लास्ट वाला जो है वो एडजस्टेड R2 स्कोर है। तो दीज आर दी 5 मेन मैट्रिक्स जो हम यूज कर सकते हैं टू इवेल्युएट योर रिग्रेशन मॉडल। ओके, तो जो पहला मैट्रिक्स है जिसके साथ हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका मीन स्क्वेयर्ड एरर। तो सबसे पहले हम उसी के साथ यहाँ पे शुरू करेंगे, बिकॉज बहुत ज्यादा इजी है, कैलकुलेट करने के लिए भी बहुत ज्यादा आसान है यहाँ पे। ओके, तो नाउ लेट मी ऐड द हेडिंग एज MSE, और इन शॉर्ट मीन स्क्वेयर्ड एरर। ओके, मीन स्क्वेयर्ड एरर हमारा पहला रहेगा, इन ब्रैकेट आई विल यूज MSE। अब एक्चुअली MSE क्या होता है, इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, तो मैंने इसके फॉर्मूलाज जो है मेरे एक शीट में ऑलरेडी बना के रखे हैं, तो हम वो फॉर्मूला जहाँ पे यूज करेंगे। तो MSE आपका पहला टर्म, और यहाँ से ये फॉर्मूला जो है डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर MSE। यहाँ पे थोड़ा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। ओके, तो फॉर्मूला के बेसिस पे ही हम समझ सकते हैं कि एक्चुअली MSE के अंदर होता क्या है। ओके, तो बस कुछ एनोटेशंस है जो हमें ध्यान में रखने हैं, जो हमें लास्ट तक, मतलब सारे फॉर्मूले जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर यूज होने वाले हैं। तो कुछ एनोटेशंस जो है मैं पहले बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहला एनोटेशंस यहाँ पे जो है वो है एन। यहाँ पे लिखा हुआ है एन। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड। ओके, तो इन शॉर्ट रोज, जो भी आप डेटा पास करोगे जिसके अंदर टोटल रोज जो होता है उसको हम कहेंगे एन। तो एन मतलब टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, या उसको शॉर्ट में समझने के लिए, इजी करने के लिए रोज कह सकते हैं टेबल के। उसके बाद वाई, यहाँ पे एक टर्म है वाई आई। ओके, वाई आई जो है उसका मतलब है यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू। ओके, और दूसरा जो है वाई कैप। ओके, उसको हम कहेंगे प्रिडिक्टेड वैल्यू। ओके, तो यहां से ऐसे भी हम लिख सकते हैं, तो यही सेम टर्म हम ऐसे भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे, बट ये एक बार अगर आपका क्लियर होगा तो सारे नेक्स्ट फॉर्मूला जो है आपके, वो यहाँ पे समझने के लिए बहुत ज्यादा हमें आसान हो जाएंगे। ओके, तो एन मतलब कितने रिकॉर्ड पे ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एन। उसके बाद नेक्स्ट इज योर एक्चुअल वैल्यू। तो फॉर एक्चुअल वैल्यू आई विल ऐड दिस टर्म हियर, and again I will connect this term by ORO. This is my actual value, और लास्ट जो है मेरा वो है यहाँ पे प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो यहां से ये आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू, दैट्स इट। ओके, अब एक बार समझ लेते हैं कि फॉर्मूला को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि पहली चीज जो यहाँ पे समझनी है वो है कि ये फॉर्मूला चलेगा सारे डेटा पे। ओके, तो और यहाँ पे क्या है, y एक्चुअल माइनस y प्रिडिक्टेड। और हमने यहाँ पे देखा भी था कि एरर की डेफिनेशन क्या थी आपकी, एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो आपका MSE जो है वो क्या करेगा ना, ये डिफरेंस कैलकुलेट करेगा एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू का। एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे हम MSE के अंदर, और सारे जो एरर्स हमारे पास आएंगे उनका हम स्क्वायर कर लेंगे। तो इट्स अ स्क्वायर डिफरेंस इन शॉर्ट, ये एक स्क्वायर डिफरेंस है सारे एरर का। ओके, और बस इस फॉर्मूला में बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे ये समेशन वाला साइन बता रहा है कि पहले सैंपल से शुरू होगा तो आखिरी सैंपल तक चलेगा। इन शॉर्ट सारे सैंपल पे हम इसे यूज करने वाले हैं, और पूरे सैंपल का स्क्वायर एरर डिफरेंस, स्क्वायर एरर इज इक्वल टू MSE। इन शॉर्ट MSE के लिए इतनी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए।
अब एमएससी कैलकुलेट करने के लिए हमें मशीन लर्निंग की जो लाइब्रेरी है, जो आगे जाके हम यूज करने वाले हैं, जिसका नाम है साइकिट लर्न। तो साइकिट लर्न में ऑलरेडी हमें फंक्शन मिलने वाले हैं जिसके अंदर हमें यूज करेंगे, बट स्टिल हम इसको एक छोटे डेटा पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं थ्रू एमएस एक्सेल। एक्सेल में हम ट्राई करेंगे इसको कैलकुलेट करने का। बट उससे पहले दो तीन चीजें हैं जो हमें देखनी है एमएससी के अंदर, कि इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो दो तीन चीजें यहाँ पे हमें देखनी है। तो जो एडवांटेजेस है यहाँ पे आपके एमएससी के, उसमें सबसे पहला एडवांटेज जो है वो आता है कि ये टर्म डिफरेंशिएबल है। ओके। ये जो आपका वैल्यू होता है ये डिफरेंशिएबल है क्योंकि इसमें स्क्वायर है। आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ओके। और यही टर्म है जो आगे जाके आपको ऑप्टिमाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें ये यूज होगी। मतलब क्या है, जो आपका एल्गोरिदम है वो इस टर्म को डिफरेंशिएट करेगा और कम करने का ट्राई करेगा। जो ऑप्टिमाइजेशन होता है इसको कॉस्ट फंक्शन भी बोला जाता है, कि आपकी जो एमएससी वैल्यू है उसको जितना हो सके उतना कम करने का ट्राई आपका मॉडल करेगा, क्योंकि वो एरर है और ये स्क्वायर टर्म है, इसलिए ये हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं इसको। ओके। और डिसएडवांटेज में हम लिखेंगे यहाँ पे, डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं कि ये स्क्वायर टर्म है। तो स्क्वायर टर्म ये डिसएडवांटेज क्यों है, ये जब हम एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसको डिसएडवांटेज में क्यों कहा है कि ये स्क्वायर टर्म है। तो एक एडवांटेज भी है स्क्वायर की वजह से और एक डिसएडवांटेज भी है। तो एडवांटेज ये है आपका कि ये आप डिफरेंशिएट कर सकते हो इसे, बट डिसएडवांटेज ये है कि इससे आपको जो रियल एरर है वो नहीं पता चलता है। मतलब जो भी आपको एरर मिलेगा, जो भी एरर की वैल्यू मिलेगी, वो एक बड़ी वैल्यू होगी जो आपके एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर रहेगी। तो जब हम एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे तो ये टर्म आपको ध्यान में आ जाएगी कि ये क्यों आपका डिसएडवांटेज है। बट एक अच्छी बात है कि ये टर्म डिफरेंशिएबल भी है। ओके। तो डिफरेंशिएबल अभी के लिए इतना समझ सकते हैं कि ये टर्म जो है ये डिफरेंशिएट की जा सकती है, और बाय यूजिंग द ऑप्टिमाइजर्स वो इसको कम करने का ट्राई करेंगे। ये जितना कम रहेगा उतना आपका मॉडल सही रहेगा। ये मल्टीपल इटरेशंस में होता है। ओके। सो नाउ वी हैव एडवांटेज, वी हैव डिसएडवांटेज। ओके। एंड एमएससी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को हम ट्राई करेंगे कि हम कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं एक मैनुअल डेटा पे। तो सैंपल डेटा यहाँ पे बना लेते हैं एक्सेल के अंदर। तो आई विल क्रिएट अ सैंपल डेटा सेट हियर। तो लेट्स से यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू है, तो हम यहाँ पे करेंगे एक सैंपल एग्जांपल लेते हैं, एक्सपीरियंस वर्सेस सैलरी। ओके, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। एक कॉलम में एक्सपीरियंस है, एक कॉलम में सैलरी है। तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि मेरा एक्स जो है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो रहेगा। बट ठीक है, कोई बात नहीं। ये एक्स है, ये मेरा वाई एक्चुअल रहेगा। ओके। और अभी हमने कोई मॉडल ट्रेन नहीं किया है, तो एक दूसरा सैलरी जो है वो मैं बाय मैनुअल वैल्यूज डाल के यहाँ पे बना लेता हूँ, जिसको हम कहेंगे सैलरी प्रिडिक्टेड। क्योंकि आपके पास एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यू जब तक नहीं है आप एरर नहीं कैलकुलेट कर सकते। ओके। तो नाउ वी हैव थ्री कॉलम्स। पहला है आपका एक्सपीरियंस जो कि आपका एक्स है यहाँ पे, और दूसरी जो चीज है वो है प्रिडिक्टेड वैल्यू और आपका एक्चुअल वैल्यू। तो एक रैंडम वैल्यूज यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जैसे 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का है। तो आई विल जस्ट यूज 3 4 वैल्यूज हियर। ओके। एक्चुअल वैल्यूज में हम सैलरी डाल देते हैं, तो ये पूरे रैंडम नंबर्स हो गए, इसका कोई रियल तरीके से कोई भी ज्यादा कनेक्शन नहीं रहेगा। दीज आर द रैंडम नंबर्स। तो लेट्स से आई विल यूज नंबर 40,000, देन 45,000, सॉरी 45 करना था मुझे यहाँ पे, 45, देन 47, देन यहाँ पे 56, देन यहाँ पे 65, देन यहाँ पे 66 और लाइक 70। ओके। मेरे पास ये कुछ नंबर थे। अब ऐसा समझ लेते हैं हाइपोथेटिकली कि मैंने एक मॉडल बनाया है और उस मॉडल को हमने ये डेटा दिया। ओके। ये एक्स है, ये वाई है आपका सैलरी, और ये डेटा आपके मॉडल को आपने दिया, और आपके मॉडल ने
इसकी बेसिस पे आपको कुछ प्रिडिक्शंस दिए हैं। अब वो प्रिडिक्शंस ऐसे है, जैसे समझ लेते हैं कि जब आपकी वैल्यू 40,000 थी 2 साल के लिए, आपका मॉडल वहां पे बोल रहा है 39,000। ओके, जब 45 थी तब आपका मॉडल बोल रहा है 46। जब 47 ये नंबर था तब आपका मॉडल बोल रहा है 48। 56 के लिए चलो मान लेते हैं कि ये करेक्ट वैल्यू आपके मॉडल ने दी है। देन 65 की जगह पे 60 बोल रहा है। देन 66 जो था उसको 68 और 70 को हम मान लेते कि वो करेक्ट है। तो अभी आपके पास भी वो नंबर्स है जो आपके मॉडल ने दिए हैं। ओके, थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज कर लेते हैं। अब इसको एक अलग कलर से हम शो करेंगे। नाउ वी हैव दिस डेटा एंड लेट मी ऐड द हेडिंग्स हियर सो दैट ये डेटा प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, गुड। नाउ वी हैव दिस डेटा, और ये डेटा जो है ये पूरा एक हमने फिक्शनल डेटा बना दिया है जिसके अंदर हम डिसाइड करने वाले हैं और एमएससी को कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, तो एमएससी जो है वो एक स्क्वायर डिफरेंस रहेगा एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यूज का। तो वैसे ही स्टेप फॉलो करेंगे और हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, तो लेट्स सी कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप हम चीजें यहाँ पे देखेंगे। तो लेट मी ओपन माय एक्सेल अगेन। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहली टर्म जो है जो मुझे कैलकुलेट करनी है वो है रेसिड्यूअल। आई विल पुट द हेडिंग। रेसिड्यूअल का फॉर्मूला हमने देखा था, रेसिड्यूअल इज नथिंग बट योर एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो जो एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड का डिफरेंस होता है उसको हम रेसिडुअल कहते हैं। तो यहाँ पे अब ये जो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, मैं एक्सेल में कर रहा हूं, तो एक्सेल में आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो मैनुअल स्टेप्स है ये बस हम समझने के लिए कर रहे हैं कि एमएससी का फॉर्मूला बना कैसे है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वेरएज ये सारी चीजें आपको एक फंक्शन लिख के एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में ही मिल जाएगी जब हम इसका कोड लिखेंगे। एमएससी कैलकुलेट करने के लिए आपको डायरेक्टली एमएससी को कॉल करना है, और एमएससी के बैकएंड में ये सारा कैलकुलेशन ऑलरेडी बना बनाया मिल जाएगा साइकिट लर्न लाइब्रेरी में। तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट स्टिल हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि पूरा फॉर्मूला कैसे बना है, इसलिए हम डिटेल से यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, तो सबसे पहली टर्म जो है आपके फॉर्मूला में हमने देखी थी कि लाइक मेरे फॉर्मूला में क्या है, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड। ओके, ये वाली टर्म क्या है, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड का डिफरेंस। तो पहले यही टर्म मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके बाद में स्क्वायर लूंगा सारे वैल्यूज की। ओके, तो यहां से अगेन फॉर्मूला में यूज करूंगा एक्सेल का डायरेक्टली। इक्वल टू साइन, इक्वल टू साइन के सामने आपकी एक्चुअल वैल्यू है यहां पे ये वाली, माइनस का साइन देके ये वाली, प्रेस एंटर। आप देख सकते हैं 1000 का डिफरेंस है। ओके, आपका एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड का जो डिफरेंस है वो 1000 का है। अब आप यहाँ पे एक्सेल की एक फंक्शनलिटी होती है, आप इसे स्क्रॉल कर सकते हैं नीचे, आपको सारे वैल्यू के लिए मिल जाएगा। ओके, तो अभी मेरे पास रेसिडुअल तो आ गया। ओके, ये जो वैल्यूज है मेरे पास ये अभी आ गई। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना था, इनका स्क्वायर चाहिए मुझे, तो आई विल यूज हियर टर्म स्क्वायर एरर। अब एरर मतलब क्या, यहाँ पे ये रेसिडुअल का ही मुझे स्क्वायर लेना है। ओके, तो यहां से क्या करूंगा मैं, फॉर्मूला यूज करूंगा अगेन, इक्वल साइन ये वाला नंबर, ये कैप और टू, ये एक्सेल की फंक्शनलिटी है। ओके, ये कैप और टू, और प्रेस एंटर, आपको स्क्वायर मिल जाएगा। तो बहुत बड़ी बड़ी टर्म यहां पे आएगी। ओके, तो नाउ वी हैव स्क्वायर फॉर ऑल दी वैल्यूज। तो दिस इज योर स्क्वायर एरर। ओके, सो अभी अपने पास स्क्वायर एरर भी है, और जो काउंट है वो हमें पता है कि ये काउंट कितना है, कितने नंबर हमारे पास है। आप चाहे तो यहाँ पे सेव कर सकते हैं, यहाँ पे काउंट। तो आई विल यूज दी फॉर्मूला, आई विल राइट काउंट इज इक्वल्स टू इक्वल साइन और अगेन फॉर्मूला, ये काउंट, और काउंट में स्क्रॉल कर लो आप सारे रोज को एक बार, ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं और एंटर कर सकते हैं। तो आपके पास क्या है, 7th रोज है यहाँ पे। तो आपका काउंट जो है यहाँ पे ये 7 का है, जो बहुत जरूरी है आपको पता होना, क्योंकि फॉर्मूला में इसका इंप्लीमेंटेशन आपको लगने वाला है। अभी आते हैं हम मेन फॉर्मूला पे। तो आई विल पुट हेडिंग हियर एज मीन स्क्वेयर्ड
एरर। ओके, ये आपकी टर्म यहाँ पे बन चुकी है। अब फॉर्मूला जो था उसी के हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो एमएससी का जो फॉर्मूला था वो क्या था आपका, यहाँ पे हमने जब पढ़ा था तो फॉर्मूला वाज, ये जो डिफरेंस है इसका स्क्वायर करके इसको डिवाइड करना है बाय एन, मतलब नंबर ऑफ जो भी आपके सैंपल्स है वो। तो नाउ आई विल फॉलो हियर। तो मेरा फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा इक्वल टू सम सम ऑफ ऑल दी स्क्वायर्ड एरर। सम मुझे करनी है इसकी, तो यहां से ये सम हो गई और डिवाइडेड बाय काउंट। तो डिवाइडेड बाय ये काउंट, और काउंट ये सारे रो का जो भी आपके पास है, और प्रेस करो एंटर। तो कुड यू सी, एक वैल्यू आपको मिल चुकी है यहाँ पे। ओके, अब हम कोरिलेट करेंगे। और एक और चीज, अगर आपको एक्सेल के फॉर्मूलेज नहीं पता है या एक्सेल आपने नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, ये मैं बस आपको बताने के लिए यहाँ पे एक्सेल में कर रहा हूँ, क्योंकि हम मैन्युअली ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। इसके लिए आपको एक्सेल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हमें कोड में करेंगे तो इतना सारा एमएससी कैलकुलेट करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पता चल जाता है। ओके, सो नाउ आपकी एमएससी की वैल्यू जो है ये यहाँ पे आ चुकी है। ओके, और बहुत बड़ा नंबर है, अगर आप इसे पढ़ोगे ना तो ये बहुत बड़ा नंबर आ चुका है। ओके, और एक्चुअल आपकी सैलरीज क्या थी, 40,000, 45,000, 47,000। बट अगर हम कंपेयर करेंगे ये वैल्यू में, तो इस वैल्यूज में सबसे बड़ी वैल्यू आपकी 70,000 थी, सबसे छोटी वैल्यू 40,000 थी। जो प्रिडिक्शन आया उसमें भी सबसे बड़ी वैल्यू 70,000 और सबसे छोटी वैल्यू 39,000। बट अगर कंपैरेटिवली देखेंगे तो ये वैल्यू तो बहुत बड़ी है। तो ये वैल्यू से आप इंटरप्रीट नहीं कर सकते हो कि एरर कितना है। आपका मॉडल जो गलती कर रहा है, आपके मॉडल का जो डेविएशन है फ्रॉम द इंटेंडेड यूज, जो भी आपको चाहिए था वैल्यू प्रिडिक्टेड, उसके दूर आपका मॉडल कितना गया है, ये आप इस वैल्यू से नहीं पता कर सकते। एरर एरर जो है ये बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इसलिए हमने यहाँ पे डिसएडवांटेज में बताया था कि ये स्क्वायर टर्म जो है इसकी ये डिसएडवांटेज भी है, इस क्योंकि पता ही नहीं चलेगा। बट अभी इसका सोल्यूशन है ये आरएमएसई, आपका रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, ये जो टर्म है ये पूरा सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। तो आरएमएसई कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, वो बस स्क्वायर रूट है। तो यहां पे नेक्स्ट हम ऐड करेंगे आपका आरएमएसई। और ऑलरेडी जैसे मैंने कहा था कि मेरे पास इमेज है उसकी, तो आई विल ऐड दिस इमेज डायरेक्टली हियर। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला है। तो आप देख सकते हैं वही फॉर्मूला है, 1/n। एन मतलब आपका नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, और एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड। बस क्या हुआ है यहाँ पे, स्क्वायर रूट लिया हुआ है। अब ये स्क्वायर रूट का बेनिफिट ये है कि आपको वही स्केल मिलेगी जो आपके डेटा की एक्चुअल स्केल थी। ओके, तो यहां से फिर से एक बार चलते हैं, और अभी यहाँ पे हम टर्म ऐड करेंगे, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। ओके, और इसकी वैल्यू जो है वो भी हम थोड़ी बढ़ा देंगे यहाँ पे। हाँ, कुछ ज्यादा ही बड़ी वैल्यू हो चुकी है यहाँ पे। नाइस। और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ डायरेक्टली, इक्वल साइन SQRT। ओके, SQRT पे डबल टैप करना है आपको और इस वैल्यू को ऐड करना है, और बस आप एंटर कर दो। अभी आप देखो, अभी ये वैल्यू जो है थोड़ी रिलेटेबल लग रही है। आप खुद इसको अभी कंपेयर कर सकते हो कि ये जो वैल्यू है आपकी थोड़ी सी रिलेटेबल है। अब है 2138। तो आपका मॉडल जो है जब सैलरी प्रिडिक्ट करेगा इस डेटा पे, ये डेटा जब आप दोगे, ये डेटा पे जब ये मॉडल बना है, तो जब नेक्स्ट टाइम ये वैल्यू, नेक्स्ट टाइम जब सैलरी प्रिडिक्ट की जाएगी, तो इतना एरर यहाँ पे आ सकता है, इतना ये ऑफसेट वहां पे रहेगा 2138। मतलब इस इतने से ज्यादा भी जा सकता है, इतने से कम में आ सकता है। मतलब जो भी आपकी वैल्यू मिलेगी उसमें आप कम ज्यादा पकड़ लो, इतना डिफरेंस वहां पे आ सकता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज आरएमएससी और रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। इसीलिए हमने देखा था कि एमएससी जो है वो एक बहुत बड़ी टर्म होती है, जिसको आप मीन स्क्वायर्ड एरर कहते हैं, और उससे हमें इंटरप्रिटेशन नहीं समझ में आता है। अभी आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू से आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना डिफरेंस है आपका एक्चुअल और प्रिडिक्टेड का, बट इस वैल्यू से क्लियरली आप समझ सकते हो कि आपका जो एरर है वो कितना कम है। और जैसे हमने कहा कि दीज आर दी एरर टर्म्स, ये एरर टर्म्स है, तो ये जितनी कम उतनी अच्छी होती है, जितना एरर कम उतना
रिलायबल आपका मॉडल माना जाता है उस टास्क के लिए, उस डेटा के ऊपर। ओके, नाउ हम देखेंगे कि तीसरा एरर हमारा क्या है। ओके, और इसका अगर हम एडवांटेज देखेंगे रूट मीन स्क्वायर का, तो एडवांटेज वही है कि ये इंटरप्रिटेबल है, आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो, इसको आसानी से समझ सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट जो देखना है, तीसरा एरर हमारा वो है, यहाँ पे हमने लिस्ट में ऐड किया था उसे, विच इज एमएई, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो यहां से आई विल ऐड द हेडिंग्स, और यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और इमेज हमारे पास है इसकी, वेयर इज एमएई, आई विल ऐड दिस इमेज हियर। ओके, आप देख सकते हैं ये भी फॉर्मूला कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है आपके प्रीवियस फॉर्मूला से। आप देखो ये टर्म यहाँ पे भी है, एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू, यहाँ पे भी एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू वैसे ही है। तो बस डिफरेंस क्या है, तो जो मेन डिफरेंस यहाँ पे हमें देखना है वो है एब्सोल्यूट वैल्यूज। ये जो फॉर्मूला है इसके लिए हमें जो एरर्स आएंगे उस एरर के एब्सोल्यूट निकालने पड़ेंगे। एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव नंबर्स हम लेने वाले हैं बस। ओके, इससे पहले जो रेसिडुअल थे वो निगेटिव भी थे पॉजिटिव भी थे, बट नाउ वी नीड एब्सोल्यूट रेसिडुअल्स, मींस ओनली पॉजिटिव रेसिडुअल्स। और फिर जाके हम वही करेंगे समेशन, मतलब हम ऐड करेंगे सारे रेसिडुअल्स, सारे जो रेसिडुअल्स है आपके, जो भी आपके आएंगे उनका एब्सोल्यूट लेंगे, फिर सबको ऐड करेंगे, सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे बाय द नंबर ऑफ सैंपल्स। तो नंबर ऑफ सैंपल्स हमारा टर्म पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है। अब ये एब्सोल्यूट वाला ही पार्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है, तो लेट्स सी, ये भी हम एक्सेल में आराम से कर सकते हैं। तो यहां से अगेन आपके पास रेसिडुअल ये जो टर्म थी ये पहले से थी। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एब्सोल्यूट लिखेंगे, एब्सोल्यूट रेसिडुअल। ओके, और इसको भी ना थोड़ा सा हम सही तरीके से फॉर्मेट कर देते हैं, जो कि सही तरीके से नहीं लग रहा है अभी यहाँ पे। तो नाउ एब्सोल्यूट रेसिडुअल का फॉर्मूला है, आप इक्वल साइन एबीएस, एबीएस मतलब एब्सोल्यूट, डबल क्लिक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको सिलेक्ट करो, ब्रैकेट कंप्लीट और प्रेस एंटर। तो आप देखो सेम ही रहेगा, और इसको स्क्रॉल आप करोगे ना नीचे तो वैसे ही नंबर आएंगे, बट जो निगेटिव थे वो पॉजिटिव हो जाएंगे, बस इतना ही डिफरेंस आएगा। एब्सोल्यूट मींस पॉजिटिव नंबर मोस्टली। ओके, तो ये 1000 जो पहले निगेटिव था अभी पॉजिटिव बना है, ये भी 1000 निगेटिव था ये पॉजिटिव बना है, ये 0 0 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे भी ये नंबर निगेटिव था यहाँ पे पॉजिटिव बना है। ओके, तो आपके पास सारे रेसिडुअल्स आ चुके हैं। ओके, तो हम अभी फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे मैं फॉर्मूला ऐड कर देता हूं, मीन एब्सोल्यूट error. Okay, let me add the font size here. Okay, और यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप चाहे तो खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं कि एक्सेल में भी ये कैसे यूज किया जाता है, क्योंकि एक्सेल भी बहुत अच्छा टूल है डेटा एनालिसिस के लिए। ओके, तो यहाँ से आपको पहले करना है सम, आप बस SUM लिखो, पहला ऑप्शन आ जाता है सम, डबल क्लिक, और डबल क्लिक के बाद जब ये ब्रैकेट आ जाता है इसको आपको ऐसे होल्ड करके स्क्रॉल कर देना है सारे वैल्यूज के ऊपर। ओके, देन उसके बाद आपका ब्रैकेट कंप्लीट होना चाहिए, और डिवाइडेड बाय काउंट। काउंट आप जब लिखोगे तो सबसे पहले आपको काउंट मिलेगा यहाँ पे, काउंट, और फिर से ये सारे नंबर को आप स्क्रॉल करो और देन प्रेस एंटर। सो नाउ आपका जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है वो वैल्यू भी आप देख सकते हैं 1428, वो भी रिलेटेबल है, वो भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो। तो ये जो तीनों में है, आपका जो MSE है वही एक ऐसी वैल्यू है जो इंटरप्रेट करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जाएगा, बट बाकी जो सारे वैल्यूज है वो आप आराम से यहाँ पे इंटरप्रेट कर सकते हो। RMSE जो है उससे भी आपको समझ में आ जाता है कि टोटल डेविएशन कितना है आपके मॉडल का, और ये जो दूसरा है मीन एब्सोल्यूट एरर, उससे भी आपको आसानी से समझ में आ जाता है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर ये जो है, इससे आपको पता चलता है कि जब ये मॉडल नेक्स्ट टाइम सैलरी प्रिडिक्ट करेगा तो 1428 जो है इतने नंबर से या तो ज्यादा बता सकता है या तो कम बता सकता है। तो ये तीन मेन मैट्रिक्स होते हैं, मीन स्क्वेयर्ड एरर, रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर, और मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, सो एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं जो तीन एरर हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं। तो आई जस्ट कॉपीड दोज स्निपेट्स फ्रॉम
एक्सेल टू माय वन नोट। सो एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था वो था कि लाइक हमें सैलरी प्रिडिक्ट करनी थी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। ओके। और जो हमने यहाँ पे प्रेडिक्टेड वैल्यूज ली थी, ये हमने कोई मॉडल नहीं बनाया था यहाँ पे, बट वैसे हमने रैंडम वैल्यूज ले ली टू कैलकुलेट दी एरर्स। उसके बाद हमने ये एरर टर्म कैलकुलेट कर ली, जिसको हम रेसिडुअल कहा। उसके बाद हमने स्क्वायर्ड एरर किए, मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पे मिली थी उन सब के हमने स्क्वायर ले लिए। 1000 का स्क्वायर ये वैल्यू, ये -1000 का स्क्वायर ये वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। देन वी हैव एब्सोल्यूट रेसिडुअल। तो जो भी हमारे पास एरर मिले थे हमने उसके पॉजिटिव नंबर्स ले लिए, जिसको हमने एब्सोल्यूट कहा। एंड उसकी बेसिस पे हमने 3 एरर कैलकुलेट किए। एक था आपका एमएसई, दूसरा था आरएमएसई, और तीसरा था एमएई, विच इज मीन एब्सोल्यूट एरर। अब एक आइडियली हम डिसाइड कर दे कि कब हमें एमएसई यूज करना है, कब हमें आरएमएसई यूज करना है। तो अभी के लिए एक काम कर सकते हैं, ये दोनों को ना हम एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं। ओके, तो अभी के लिए दोनों एक ही कैटेगरी में है, क्योंकि एक्चुअली में वो दोनों सेम ही है, बस यूनिट का डिफरेंस वहां पे आता है। ओके, तो आप देख सकते हैं आपका जो यहाँ पे एमएसई है, एमएसई का और आरएमएसई का रिलेशन क्या है कि ये वैल्यू आपकी सेम स्केल पे आती है। मतलब जिस स्केल में आपकी सैलरीज थी उसी स्केल में आरएमएसई है, और उसका अगर आप स्क्वायर टर्म लेते हो तो एमएसई आपका आता है। तो जब आप ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम कर रहे हो जहां पे आपको बड़ी वैल्यूज जो है, बड़े एरर्स जो है, बड़े डिफरेंस जो है, उनको पेनलाइज करना है, उसको ज्यादा वेटेज देना है, और वो अगर वैसे ज्यादा एरर्स अगर है और उसका कोई क्रिटिकल इंपैक्ट होने वाला है बहुत ज्यादा, तो उस केस में आप एमएससी को प्रायोरिटाइज करके उसको कम करने का ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो मोस्टली व्हेन वी हैव टू पेनलाइज लार्ज एरर्स, इन दैट केस वी यूज एमएससी। ओके, और उसके बाद अगर आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जो सारे एरर को सेम कंसिडर करेगा, इक्वल कंसिडर करेगा, और आउटलायर्स अगर आपके डेटा में है तो भी काम करेगा सही तरीके से, तो वो एमएई है। तो ये रोबस्ट टू आउटलायर्स है। अभी आउटलायर्स का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा नहीं है, बट आप ऐसा समझ लो कि अगर इस डेटा में मेरे पास 40,000 है, 45,000 है, 47 है, तो मेरी मिनिमम वैल्यू जो है ये 40 है यहाँ पे, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 70 है। बट अगर अनफॉर्चुनेटली एक आधी वैल्यू यहाँ पे ऐसे जो है 2 लाख, 3 लाख, तो वो अकेली वैल्यू जो है वो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत बड़ी होती है, उसको आउटलायर कहा जाता है। तो ये अकेला आउटलायर जो है ये भी आपके एरर को अफेक्ट करता है। तो अगर आपको ऐसा मैट्रिक चाहिए जो रोबस्ट रहेगा, सेम रहेगा सारे एरर के लिए, इवन व्हेन वी हैव आउटलायर्स, तो बेटर टू यूज एमएई, मीन एब्सोल्यूट एरर। बट अगर हमें जो बड़े एरर्स है, लार्ज एरर्स को पैनलाइज करना है, उनको ज्यादा वेटेज देना है, तो उस केस में हम मीन स्क्वेयर्ड एरर या रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर यूज कर सकते हैं। ओके, अब ये कैसा रहेगा कि हम जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, ये उस प्रॉब्लम का जो आउटपुट है, उस आउटपुट का आपके बिजनेस पे क्या इंपैक्ट होने वाला है, वहां से डिसाइड किया जाता है कि हमें किस चीज को प्रायोरिटाइज करना है। कि अगर लेट से कोई सैंपल है, कोई भी हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का अगर हमने मॉडल बना लिया, जो मॉडल हाउस के प्राइसेस बनाता है, तो अगर आपका मॉडल बहुत ज्यादा डिफरेंस देता है कि एक्चुअल प्राइस आपकी 50 लाख होनी चाहिए थी, अगर आपका मॉडल जो है वो 70 लाख बता रहा है, तो उस केस में 50 लाख एंड 70 लाख, वो जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। 20 लाख इज लाइक द 50% ऑफ योर एक्चुअल वैल्यू। तो ऐसे बड़े वैल्यू जो है वो वहां पे एक यूनिट के लिए भी बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकते हैं। उस केस में हमें एमएससी को ज्यादा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, हमें एमएससी को बहुत ज्यादा वहां पे ट्राई करना पड़ेगा कि कम से कम रहे। तो दिस यूज केस, बट जब आप बिजनेस केस जो रहेगा, जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप सॉल्व करोगे, उसी की बेसिस पे हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कौन से मैट्रिक्स को वहां पे सिलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे एमएससी को भी पढ़ा है, हमने आरएमएससी को भी पढ़ा है, और एमएई को भी पढ़ा है। तो एमएससी और आरएमएसई जो है, इनके ऊपर आउटलायर्स का इंपैक्ट हो सकता है, ये रोबस्ट नहीं होते हैं आउटलायर के लिए, बट एमएई इज अ गुड मैट्रिक्स विच वी कैन यूज फॉर आउटलायर्स। अगर आपके डेटा में आउटलायर्स भी है तो उस केस में हम एमएई को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस 3 एरर्स। अब यहां से हमारे जो 2 एरर्स बचे हैं वो है R2 स्कोर और एडजस्टेड R2 स्कोर। तो उसके फॉर्मूलाज हमारे पास है, एक बार हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो मैट्रिक्स हमें पढ़ना है वो है हमारा R2 स्कोर।
ओके, तो R2 स्कोर के लिए एक दूसरा नाम भी है जिसको कहते हैं कोइफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ओके, ये भी नाम हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कोइफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मींस R2 स्कोर। ओके, अब R2 स्कोर जो है, इसका फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं जस्ट आपको नोट डाउन कर देता हूँ कि जो आपकी नीचे की टर्म है वो है y एक्चुअल माइनस y प्रिडिक्टेड, मतलब वही टर्म है रेसिडुअल वाली। ऊपर की टर्म यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, वो है y एक्चुअल माइनस मीन ऑफ y। ये जो हैट है ये थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ पे, मैं आपको एनोटेशंस कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अगेन आपका यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू है, देन प्रिडिक्टेड वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू, तो एक बार कनेक्ट कर लेते हैं हमारे आरओ से। तो ये एक्चुअल वैल्यू है आपकी, ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है। तो अगेन ये जो ऊपर की वैल्यू है ये भी एक्चुअल वैल्यू है, बस यहाँ पे जो है ना ये मीन है। मीन ऑफ योर एक्चुअल वैल्यू। ओके, ओके, मीन ऑफ एक्चुअल वैल्यू। और एक चीज हमेशा से ध्यान रखनी है यहाँ पे, ये जो वैल्यू है ये सिंगल वैल्यू रहेगी। ओके, लेट मी कनेक्ट ये। हाँ, यहाँ पे एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें पता होनी चाहिए कि आपकी एक्चुअल वैल्यू हर बार चेंज होगी, क्योंकि हर रो में अलग अलग एक्चुअल वैल्यू हो सकती है। बट ये जो मीन है ना ये एक ही रहेगा, क्योंकि मीन आपका हमेशा एक ही रहता है। वेदर वी आर कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ 1000 नंबर और वी आर कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ 10 नंबर, देयर कुड बी अ सिंगल मीन। तो हर नंबर को आपको सब्सट्रैक्ट करना है मीन के साथ, और इसका समेशन ये सब नंबर पे चलेगा, और नीचे आपका रेसिडुअल टर्म वैसे ही है, और तब जाके आपको ये नंबर मिलेगा। ओके, हम इसको एक्सेल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे बाकी किया है, और प्रोग्राम के अंदर तो सिंगल लाइन में ही ये होगा। तो अभी के लिए मैं डायरेक्टली इसका इंटरप्रिटेशन आपको बता देता हूँ। तो इसकी रेंज जो रहेगी वो रहेगी 0 से लेके 1 तक। ओके, 0 से लेके 1 तक इसकी रेंज रहेगी। और इसका एक इंटरप्रिटेशन होता है कि लाइक 0 मतलब वर्स्ट मॉडल, 0 को कहा जाता है वर्स्ट मॉडल, और 1 मतलब बेस्ट मॉडल। ओके, तो इतना इंटरप्रिटेशन आपको यहाँ पे इसका होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट योर R2 स्कोर। ओके, सो लेट मी हाईलाइट दिस फर्स्ट। ओके, एक बार हाईलाइट कर लेते हैं इसको। ठीक है, अभी इसको प्रॉपरली इंटरप्रीट कर दे कि ये एक्चुअली है क्या। ओके, तो फॉर्मूला तो हमने देख लिया, हमें रेंज भी पता चल गई। बट इसका मेन मीनिंग जो होता है वो होता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम योर टारगेट वेरिएबल इज एक्सप्लेन बाय योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सॉरी, हाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, तो मतलब क्या है, इसी एग्जांपल से अगर देखेंगे तो हाउ मच अमाउंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम योर सैलरी इज एक्सप्लेन बाय एक्सपीरियंस, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज R2 स्कोर। तो सैलरी का जो वेरिएशन, वेरिएशन इन द सेंस चेंज, मतलब आपकी सैलरी जैसे चेंज होती है, तो वेरिएशन का मतलब ही होता है कि कितना आपका चेंज हुआ है, कितना स्प्रेड है आपके डेटा का, कितनी ज्यादा आपकी सैलरी पूरी डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो उसमें से जो भी आपका वेरिएशन था वो सैलरी का एक्सपीरियंस के साथ था। तो दोनों का जो फिटमेंट है, कितनी तरीके से वो प्रॉपर फिट हुआ है मॉडल, ताकि फ्यूचर में हम कह सके कि ये सही से प्रिडिक्ट कर पाएगा। ओके, तो एक बार हम देख लेते हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम योर सैलरी इज एक्सप्लेन बाय एक्सपीरियंस इज व्हाट वी कॉल्ड एज R2 स्कोर। ओके, और इसको जब आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट दी वैल्यू बिटवीन 0 to 1। अगर ये 0 आता है तो समझ लेना कि जो मॉडल आप बनाने जा रहे हो वो पॉसिबल नहीं है। जो सैलरी है उसका एक्सपीरियंस के साथ कोई रिलेशन नहीं है। एक्सपीरियंस को आप एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करके सैलरी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। और अगर ये 1 आता है, जिसको हम 100% कहते हैं,
तो उसका मतलब है कि ये दो कॉलम प्रॉपरली कोरिलेटेड है। आप यूज कर सकते हो एक्सपीरियंस को टू कैलकुलेट दी सैलरी, एंड 100% जो भी वेरिएशन था सैलरी का वो एक्सपीरियंस ने कैप्चर कर लिया है। अब फ्यूचर में ये सही से प्रिडिक्ट कर लेगा। ओके, तो ये सिंपल भाषा में हम समझ सकते हैं, इसको हम R2 स्कोर कहते हैं। तो R2 स्कोर इज नथिंग बट योर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये आपके मॉडल का डिटर्मिनेशन कोएफिशिएंट होता है जो बताता है कि कितना सही आपका मॉडल बना है। बट देर इज अ प्रॉब्लम विथ R2 स्कोर। आपका R2 स्कोर जो है उसके साथ एक प्रॉब्लम आती है, जो हम कह सकते हैं कि R2 स्कोर की वैल्यू जो है वो समटाइम इंक्रीज होती है व्हेन वी ऐड एक्स्ट्रा फीचर। ओके, तो यहां पे प्रॉब्लम में लिख देता हूं, डिसएडवांटेज यहां पे लिख देता हूं R2 स्कोर का क्या है। डिसएडवांटेज है वैल्यू ऑफ R2 score may change when we add extra features। फीचर्स का मतलब होता है कॉलम्स। अगर आपके डेटा में आपने एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर दिए तो आपकी वैल्यू चेंज होती है। जो आपकी इसकी वैल्यू है वो चेंज होती है। और आप, जैसे हमने पहले कहा था कि अगर वैल्यू ज्यादा है तो हम कह रहे हैं कि वो अच्छा मॉडल है, बट अगर आपका डेटा जो है वो आपने बढ़ा दिया ना तो भी ये वैल्यू बढ़ सकती है। तो ये दो चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करती है यहाँ पे। जैसे हमने कहा था कि लेट से मेरा जो R2 स्कोर था पहले वो 0.5 था। ओके, बट मैंने कुछ और कॉलम ऐड कर दिए इसमें। ओके, और कुछ कॉलम ऐड कर दिए, और अब वो कॉलम ऐड करने की वजह से मेरा R2 स्कोर इंक्रीज हुआ है। बल्कि वो कॉलम रिलेवेंट नहीं थे, उस कॉलम का आपके टारगेट वेरिएबल के साथ कोरिलेशन कुछ अच्छा नहीं था, स्टिल मैंने ऐड कर दिए। बट अमाउंट ऑफ डेटा बड़ा है, अमाउंट ऑफ वेरिएशन आपके पास ज्यादा आया है, इसलिए R2 स्कोर की वैल्यू वहां पे बढ़ गई। तो इसका इंटरप्रिटेशन अगर हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ और द रेंज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो हम तो कहेंगे सही मॉडल है। बट एक्चुअली आपका डेटा इंक्रीज हुआ है, जो आपका एक्यूरेसी है आपके मॉडल की वो नहीं बढ़ी है वहां पे। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है आपके R2 स्कोर का, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है। ओके, तो यहां से क्या होता है कि अगर आप ज्यादा नंबर बढ़ाओगे, आपके फीचर्स बढ़ेंगे, तो आपके R2 स्कोर की वैल्यू बढ़ सकती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है आपका आखिरी मैट्रिक्स विच इज एडजस्टेड R2 स्कोर। अब एडजस्टेड R2 स्कोर जो है ये बस उसी केस में इंक्रीज होगा जब वो फीचर आपके टारगेट वेरिएबल के साथ कोरिलेट करेगा। मतलब जब वो रिलेवेंट फीचर होगा उसी केस में आपका एडजस्टेड R2 स्कोर इंक्रीज होगा, एल्स ये इंक्रीज नहीं होगा। बाकी फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो वही फॉर्मूला है। ये आपका जो R2 स्कोर है ये वही है जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। एन मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स आपके पास कितने हैं, और पी मतलब कितने कॉलम्स आपके पास है। तो ये मेन डिफरेंस रहेगा आपका ये दो मैट्रिक्स का। ओके, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं इस फॉर्मूला को, और फिर सारे जो मैट्रिक्स हमने पढ़े हैं एक बार सारे मैट्रिक्स हम रिकॉल कर लेंगे। तो अभी जो मेन डिफरेंस हमने पढ़ा था वो था कि लाइक डिफरेंस क्या होता है आपका R2 स्कोर और एडजस्टेड R2 स्कोर में। तो दोनों में आप देख सकते हैं R2 स्कोर का कॉन्सेप्ट दोनों पे यूज हो रहा है, बट द डिफरेंस इज आपका R2 स्कोर जो है वो सम टाइम मिसगाइड कर सकता है आपको। अगर आप बहुत ज्यादा डेटा इंक्रीज करते हैं या अननेसेसरी फीचर्स भी ऐड होते हैं, फीचर्स मतलब कॉलम्स आपके डेटा में, या तो फिर आपको प्रिडिक्टर्स भी कह सकते हैं उनको, x1 x2 x3 जो हम यूज करते हैं, तो उस केस में भी इसकी वैल्यू इंक्रीज हो सकती है। तो उस केस में एडजस्टेड R2 स्कोर जो है वो एक अच्छा मैट्रिक्स होता है, जिसके अंदर हमने देखा था, हम एक बार लिख भी सकते हैं यहाँ पे, n का मतलब जो है वो है नंबर ऑफ सैंपल्स, नंबर ऑफ सैंपल्स। तो अगर हम फॉर्मूला को यही से सही से एनोटेट करते हैं तो और बेटर हो जाता है हमें समझने के लिए। दैट्स व्हाई मे बी ये थोड़ा सा टाइम लेता है प्रोसेस, बट इट्स गुड प्रैक्टिस आई थिंक। ये एन यहाँ पे आता है। उसके बाद पी जो है, पी मतलब हम कहते हैं फीचर्स। ओके, नंबर ऑफ फीचर्स, जस्ट अ मिनट। नंबर ऑफ फीचर्स, फीचर्स मतलब कॉलम्स कह लो, प्रिडिक्टर्स कह लो, कुछ भी हम इसके लिए टर्म यूज कर सकते हैं, सारे टर्म कोरिलेट ही करते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव p इज योर नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स, एंड देन ये R स्कोर जो है, R2 स्कोर, ये वैल्यू हमने ऑलरेडी पढ़ी थी।
बट स्टिल एक बार इसको भी लिख देते हैं। हेडिंग थोड़ा सा टाइटल यहाँ पे लेंगे। ओके, एंड इसको बोल्ड नहीं करेंगे हम। एंड लेट मी एड इट। गुड। Okay, now we have this formula properly. Okay, so here the difference is, इतना ही आपको ध्यान रखना है कि R2 स्कोर, मोस्टली R2 स्कोर ही हम यूज करेंगे, बट जब ज्यादा फीचर सब ऐड करते हो तो सम टाइम R2 स्कोर मिसगाइड कर सकता है। बट इसके साथ हमारे पास दूसरे मैट्रिक्स भी होते हैं जो हमें ऑलरेडी पढ़े हैं, जैसे मीन स्क्वेयर्ड एरर है, रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर है, या फिर आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है, वो भी होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें एक ही मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। और जैसे हमने एमएससी आरएमएससी के बारे में भी पहले डिस्कस किया था, तो ये सारे मैट्रिक्स ओवरऑल हम कैलकुलेट करके समझ सकते हैं कि ओवरऑल हमारे मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो कितनी है, और ये कितना मॉडल हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को वहां पे सॉल्व करने जा रहा है। ओके, तो ये ओवरऑल एक डायरेक्शन होती है इसकी। और जैसे हमने यहाँ पे देखा, एडजस्टेड R2 स्कोर के जो टर्म्स है, इसके अंदर फीचर्स को भी आपको देना है, फिर आपको आपके सैंपल्स को भी देना है कितने रो है, और आपकी जो R2 स्कोर की वैल्यू कैलकुलेट की है वो भी देनी है। ओके, हाँ, बट ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एडजस्टेड R2 स्कोर एक गुड चॉइस होती है फीचर सिलेक्शन में। फीचर सिलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने नहीं पढ़ा है, बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मशीन लर्निंग के अंदर, जो आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं। सो उस केस में एडजस्टेड R2 स्कोर हम यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट और टू फाइंड द बेस्ट फीचर फॉर अवर मॉडल। मतलब लेट से आपके डेटा में 100 कॉलम्स है, तो 100 के 100 कॉलम्स जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। कुछ कॉलम ऐसे भी होते हैं जो बस आपके डेटा में प्रेजेंट रहते हैं, बट उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट योर टारगेट वेरिएबल। तो उस केस में हम फीचर सिलेक्शन ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, जिसके अंदर हम एडजस्टेड R2 स्कोर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें बता देता है कौन से फीचर रिलेवेंट है, कौन से रिलेवेंट नहीं है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एडजस्टेड R2 स्कोर। तो ओवरऑल ये सारे मैट्रिक्स होते हैं हमारे, जो हम यूज करते हैं रिग्रेशन कैलकुलेट करने के लिए, मतलब रिग्रेशन की एक्यूरेसी। तो एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं जो भी हमने आज के सेशन में यहाँ पे पढ़ा है। तो हमने स्टार्ट किया था इवैल्यूएशन मैट्रिक्स से। तो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स इज नथिंग बट अ टूल और नंबर विच यूज टू मेजर हाउ गुड योर मॉडल इज फॉर अ गिवन टास्क एंड ऑन अ गिवन डेटा। ओके, जो भी आपको डेटा मिला है, जो भी आपको टास्क मिला है, क्योंकि आपको टास्क और डेटा दोनों चीजें मिलेगी, उसके बेसिस पे ये मॉडल कितना सही काम करता है, कितना सही है, ये चेक करने के लिए हम मैट्रिक्स यूज करते हैं। तो उसके अंदर हमने जो रिग्रेशन के मेन मैट्रिक्स है वो पढ़े, एमएससी, आरएमएससी, एमएई, R2 स्कोर एंड एडजस्टेड R2 स्कोर। अब इसके बाद हमने डिटेल में पढ़ा एमएससी क्या होता है। एमएससी इज नथिंग बट योर स्क्वायर्ड एरर। तो एमएससी का मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो वैल्यू आपको मिलेगी इससे, एमएससी कैलकुलेट करने के बाद जो आपका वैल्यू रहेगा वो एक बहुत बड़ा नंबर रहेगा, उसकी स्केल जो है वो आपके एक्चुअल डेटा से रिलेट नहीं करेगी, एंड दैट द रीजन आपको इंटरप्रेट करने में थोड़ा सा इसमें चैलेंज आ जाता है। ओके, बट एमएससी ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, वो डिफरेंशिएबल टर्म है। तो ये थोड़ा आगे वाला कॉन्सेप्ट है, ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट फंक्शन, लॉस फंक्शन, हम आगे पढ़ेंगे उसको। तो एमएससी इज नथिंग बट दी लॉस फंक्शन, जो हम चाहते हैं कम हो जाए। ओके, देन उसके बाद आपका आरएमएससी है और एमएई है। ये आरएमएससी तो कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, ये बस स्क्वायर रूट आता है एमएससी का। और एमएई हमने देखा था कि ये एब्सोल्यूट डिफरेंस लेते हैं हम एरर्स का। तो ये रोबस्ट टू आउटलायर्स है, अगर आपके डेटा में आउटलायर्स में भी है तो ये आउटलायर्स को भी, सारे एरर्स जो है आपके, जो भी डिफरेंस आपको मिले हैं उसमें अगर आउटलायर्स है तो ये उसको सही तरीके से ट्रीट कर सकता है, ये रोबस्ट टू आउटलायर्स आ जाता है। देन उसके बाद हमने देखे थे लास्ट दो, विच इज R2 स्कोर और एडजस्टेड R2 स्कोर। तो यहाँ पे ये पहला टाइटल R2 स्कोर, और ये मेरा दूसरा टाइटल विच इज एडजस्टेड R2 स्कोर। ओके, सो दैट्स इट, इतने सारे मैट्रिक्स है। आप एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो एक्सेल में, और आप इसकी बहुत अच्छी तरीके से नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। ओवरऑल आप जो भी मॉडल बना रहे हो, एआई का, मशीन लर्निंग का, जो भी है, वो मॉडल अगर सही नहीं बना है तो उसका बना के कोई फायदा नहीं है आपको। ओके, जिस पर्पज के लिए आपने बनाया है, तो वो पर्पज अगर सेटिस्फाई होता है, देन इन दैट केस दिस मॉडल इज गुड फॉर यू। और वो कितना सही से आपके पर्पज पे उतर रहा है ये हम चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मैट्रिक्स। दैट्स व्हाई मैट्रिक्स आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और एक चीज होती है कि ये हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है अभी। जैसे रिग्रेशन, हम लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे हैं और हमने मैट्रिक्स पढ़े, अब इसके बाद जो भी सारे रिग्रेशन के एल्गोरिदम पढ़ेंगे वहां पे यही मैट्रिक्स हम यूज करते हैं। तो वहां पे अलग मैट्रिक्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, रिग्रेशन के मैट्रिक्स कॉमन रहेंगे। तो आप कौन से भी एल्गोरिदम को लेके आओ,
आपके मशीन लर्निंग में रिग्रेशन के मैट्रिक्स यही होंगे। तो दैट्स इट गाइज, this is for this video. Now it's time to conclude this video. We'll see the remaining part in the next session. So till then, keep practicing and keep learning.